Hello and welcome to this class of real analysis. I am Rafiq Ahmed. In last video we discussed open sets and closed sets, and today also we are going to prove a theorem of open sets. First, I repeat what we have studied in last videos. Interior point, limit point, open set and closed set, ये वो टॉपिक्स हैं जो हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस करते रहे हैं। पहले मैं जल्दी से इनको रिवाइज़ कर दूं, क्योंकि थोड़े जटिल कंसेप्ट्स तो हैं और मुश्किल से ही समझ में आते हैं, इसलिए मैं इनको हर बार रिपीट कर रहा हूँ। आज भी रिपीट करते हैं। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? कोई सेट S सबसेट ऑफ R का एक एलिमेंट A S का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है अगर A का कोई नेबरहुड, जैसे A रियल लाइन पर यहाँ पर है और कोई डेल्टा त्रिज्या लेकर A का नेबरहुड बनाएं A माइनस डेल्टा टू A प्लस डेल्टा, तो ये पूरा नेबरहुड S का सबसेट आ जाए, यानी A माइनस डेल्टा टू A प्लस डेल्टा इज़ ए सबसेट ऑफ S फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। तब हम कहते हैं कि ये जो A S का अवयव था, ये अवयव होने के साथ साथ आंतरिक बिंदु भी है, यानी ऐसा अवयव जिसके आसपास के एलिमेंट्स भी उसी समुच्चय में हों, वो आंतरिक बिंदु कहलाता है। सेकंड पॉइंट है लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है? एस कोई समुच्चय है तो कोई रियल नंबर अल्फ़ा एस का लिमिट पॉइंट या सीमा बिंदु कहलाता है अगर अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ये अल्फ़ा का प्रतिवेश बन गया। इस प्रतिवेश में समुच्चय एस के अनंत अवयव मौजूद हों, हर एक प्रतिवेश में। मतलब यहाँ जो एप्सिलॉन है वो स्वेच्छ है, चाहे अल्फ़ा का बड़ा प्रतिवेश बनाएं चाहे छोटा प्रतिवेश बनाएं, हर प्रतिवेश में समुच्चय एस के अनंत अवयव मौजूद होने चाहिए। तो अल्फ़ा समुच्चय एस का सीमा बिंदु कहलाता है। अब इंटीरियर पॉइंट और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशंस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंटीरियर पॉइंट तो उसी सेट का एलिमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन लिमिट पॉइंट उस सेट का एलिमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है और सेट से बाहर भी हो सकता है, वो कोई रियल नंबर होगा। दूसरी बात, इंटीरियर पॉइंट के नेबरहुड के लिए यह है कि इंटीरियर पॉइंट का कोई नेबरहुड, यानी एटलीस्ट वन नेबरहुड एस का सबसेट हो। तो यहाँ जो नेबरहुड की रेडियस है डेल्टा, वो स्वेच्छ नहीं है, कोई डेल्टा मौजूद होना चाहिए। जबकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में फॉर एवरी नेबरहुड, दैट इज़ ये एप्सिलॉन जो है वो स्वेच्छ है, यानी अल्फ़ा का चाहे बड़ा प्रतिवेश बनाएं चाहे छोटा बनाएं चाहे और छोटा बनाएं, अल्फ़ा के हर प्रतिवेश में समुच्चय एस के अनंत अवयव होने चाहिए। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन में तो पूरा प्रतिवेश एस में होना चाहिए, यानी प्रतिवेश का हर अवयव एस में होना चाहिए। जबकि इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्रतिवेश एस में हो, केवल ये ज़रूरी है कि हर प्रतिवेश में एस के अनंत अवयव हों। मतलब उस प्रतिवेश में अनंत अवयव एस के होंगे और कुछ अवयव ऐसे भी हो सकते हैं जो एस के ना हो।
यानी पूरे के पूरे अवयव एस के हों ये ज़रूरी नहीं है, एस के इनफाइनाइट एलिमेंट इस प्रतिवेश में होने चाहिए। तो ये इंटीरियर पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट है। फिर ओपन सेट की क्या परिभाषा है? ऐसा सेट एस ओपन सेट कहलाता है जिसका हर अवयव, उसमें जितने भी अवयव हैं वो सब इंटीरियर पॉइंट हों, तो ये ओपन सेट कहलाता है। और क्लोज्ड सेट की क्या डेफिनेशन है? क्लोज सेट की डेफिनेशन यह है कि जितने भी इस सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं वो सब सेट में ही मौजूद होने चाहिए। लिमिट पॉइंट देन एलिमेंट, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो लिमिट पॉइंट होता है वो उसी सेट का अवयव वो, ये ज़रूरी नहीं है। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में तो उसका सेट का अवयव होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कोई सेट क्लोज्ड तब कहलाएगा जब जितने भी उसके लिमिट पॉइंट हैं वो सब उसके अवयव ही हों। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, नॉट लिमिट, अगर कोई एलिमेंट नहीं है यानी सेट में मौजूद नहीं है, तो फिर वो लिमिट पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट। तो ये क्लोज सेट की डेफिनेशन है। हमने क्लोज सेट्स और ओपन सेट से रिलेटेड डेफिनेशंस के अलावा एग्जांपल्स और थ्योरम्स किए थे। हमने प्रूव किया था कि ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड सेट होता है, ओपन इंटरवल केवल ओपन सेट ही होता है, ये क्लोज्ड सेट नहीं होता है, क्लोज इंटरवल केवल क्लोज्ड सेट ही होता है, ये ओपन इंटरवल नहीं होता, ओपन सेट नहीं होता है। सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल, ये ना क्लोज्ड सेट है ना ओपन सेट है। क्यू ना क्लोज्ड सेट है ना ओपन सेट है। फाइनाइट सेट एन एंड जेड ये क्लोज्ड सेट होते हैं, ये ओपन सेट नहीं होते हैं। इनफैक्ट अगर कोई सेट ऐसा हो जिसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो क्लोज्ड सेट हो जाता है। इसके अलावा हमने ओपन और क्लोज सेट से रिलेटेड एक थ्योरम की थी, और वो ये थी कि अगर कोई सेट एस ओपन है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है एस सी, उसको डिनोट कर सकते हैं, वो क्लोज्ड होगा। एंड कन्वर्सली, यानी विवृत समुच्चय का पूरक समुच्चय संवृत होता है और संवृत समुच्चय का पूरक समुच्चय विवृत होता है। यानी एक सेट और एक इसका कॉम्प्लीमेंट, इनमें से कोई भी एक ओपन है तो दूसरा क्लोज्ड होगा, या इनमें से कोई भी एक क्लोज्ड है तो दूसरा ओपन होगा। तो ये ओपन सेट और क्लोज सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट्स के से रिलेटेड थ्योरम थी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। ये वो सब बातें हैं जो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम क्या ले रहे हैं? आज हम ले रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं, जो 2-3 दिन चलेगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ओपन एंड क्लोज सेट्स से रिलेटेड टॉपिक्स, इनसे रिलेटेड थ्योरम्स। अगर बहुत सारे सेट्स हैं जैसे A1, A2 एंड सो ऑन, ये सारे सेट अगर ओपन सेट्स हैं तो इन सब का यूनियन भी ओपन सेट होता है। ये एक थ्योरम जो हम आज प्रूव करने जा रहे हैं, और इसके अलावा फिर इंटरसेक्शन की थ्योरम से भी प्रूव करेंगे बाद में। तो थ्योरम जो हम आज प्रूव कर रहे हैं उसका स्टेटमेंट यह है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, यानी विवृत समुच्चयों के आर्बिट्रेरी कलेक्शन यानी स्वेच्छ संग्रह का संघ भी विवृत होता है। अब स्वेच्छ संग्रह का क्या मतलब है? इसका मतलब है परिमित संग्रह या अपरिमित संग्रह, फाइनाइट कलेक्शन या इनफाइनाइट कलेक्शन, कैसा भी हो। संग्रह शब्द
इससे मतलब यहाँ सेट ही है, लेकिन सेट्स का सेट, समुच्चयों का समुच्चय, तो समुच्चयों के समुच्चय को हम समुच्चयों का संग्रह बोल रहे हैं। जैसे ये कुछ सेट्स हैं, मान लो कि ये 9 सेट्स हैं इन A1 से A9 तक, इन समुच्चयों का समुच्चय बना लें तो ये कहलाएगा 9 समुच्चयों का एक परिमित संग्रह। अगर A1 A2 अप टू इन्फिनिटी ये अनंत समुच्चय हैं और इन अनंत समुच्चयों का समुच्चय बना लें, G इज द सेट ऑफ these infinite sets, then G is called infinite collection of some sets, infinite collection of sets यानी समुच्चयों का अपरिमित संग्रह, और ये कहलाएगा समुच्चयों का परिमित संग्रह। तो परिमित संग्रह हो चाहे अपरिमित संग्रह हो, दोनों को मिला के संयुक्त रूप से हम कहेंगे स्वेच्छ संग्रह। यानी जब हम स्वेच्छ संग्रह या आर्बिट्रेरी कलेक्शन बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो उस कलेक्शन में समुच्चयों की संख्या सीमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती है। फिर इस समुच्चय या इस संग्रह में जितने समुच्चय हैं उनका यूनियन, जैसे ये परिमित संग्रह है तो इनका यूनियन बनेगा A1 यूनियन A2 यूनियन A9, और इसको सिंबॉलिकली शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ AN सच दैट N इज इक्वल टू 1 to 9। ये सिंबल भी देंगे और हम यही सिंबल ज़्यादा यूज़ करेंगे, इन सब समुच्चयों का यूनियन। और अगर अपरिमित हैं A1 यूनियन A2 यूनियन एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट्स का यूनियन। तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? इसको ऐसे व्यक्त कर सकते थे, यूनियन ऑफ AN वेयर N इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहें कि ये संग्रह परिमित है कि अपरिमित है, व्यापक रूप में स्वेच्छ संग्रह बोलें, तो जैसे इस संग्रह को हम शॉर्ट में इसको डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं कि इसमें सेट ऑफ AN है सच दैट N इज इक्वल टू 1 to up to 9, और इस वाले को हम बोल सकते हैं G इज इक्वल टू सेट ऑफ AN सच दैट N बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब ये AN में N जो इंडेक्स है, ये N कैपिटल N में मान ग्रहण करेगा, तो कैपिटल N को हम कहेंगे इंडेक्स सेट या सूचक समुच्चय। अब अगर हम यहाँ दिख रहा है कि जो इंडेक्स N है वो 1 से 9 तक मान ग्रहण करेगी, यानी N किस में मान ग्रहण करेगा? एक परिमित समुच्चय में मान ग्रहण करेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेट ऑफ AN जहाँ जो इंडेक्स N है वो इनफाइनाइट सेट में वैल्यूज़ ग्रहण करेगी। तो ये परिमित समुच्चय या ये इनफाइनाइट समुच्चय, इसको हम इंडेक्स सेट बोलेंगे, वो समुच्चय जिसमें ये इंडेक्स वैल्यू ग्रहण करेगी। तो जाहिर है कि अगर इंडेक्स सेट परिमित होगा तो ये G परिमित संग्रह हो जाएगा समुच्चयों का, और अगर इंडेक्स सेट अपरिमित होगा तो G में अपरिमित समुच्चय आ जाएंगे, ये अपरिमित संग्रह हो जाएगा। तो अब इस पूरी बात को अगर ऐसे लिख दूं मैं कि G इज द सेट ऑफ AN सच दैट N बिलोंग्स टू I, जहां I कोई इंडेक्स सेट है, यानी I में जितनी वैल्यूज़ होंगी N उतने मान ग्रहण करेगा, तो इस संग्रह में उतने समुच्चय आएंगे। तो अब इसे हम स्वेच्छ संग्रह कह सकते हैं। स्वेच्छ इसलिए कि अगर I परिमित समुच्चय हुआ तो ये परिमित संग्रह हो जाएगा, और I अगर अपरिमित समुच्चय हुआ तो ये अपरिमित संग्रह हो जाएगा। तो इसमें परिमित अपरिमित दोनों प्रकार के संग्रह आ गए। तो हम स्वेच्छ संग्रह को इस प्रकार से लेंगे। यहाँ में अगली जो थ्योरम हम लेने जा रहे हैं उसमें जो शब्द आएंगे उनको पहले क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद हम थ्योरम शुरू करेंगे। तो स्वेच्छ संग्रह, इंडेक्स सेट, संग्रह को कैसे व्यक्त करते हैं, ये सब हमने यहाँ समझ लिया। अब हम चलते हैं जो थ्योरम प्रूव करनी है उस पर। थ्योरम का स्टेटमेंट यह है
इस वीडियो में और आगे आने वाले 3-4 वीडियोज़ में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका जनरल हेडिंग ये है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ओपन एंड क्लोज सेट्स। ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स की यूनियन एंड इंटरसेक्शंस, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल पहली थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट यह है कि विवृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संघ भी विवृत होता है, यानी यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इसका अर्थ हुआ कि कितने भी ओपन सेट्स हों, हम कितने भी ओपन सेट्स ले लें, चाहे वो परिमित हों चाहे अपरिमित हों, चाहे परिमित हो चाहे अपरिमित हो, और उनका यूनियन कर लें, संघ बना लें, तो उनका जो यूनियन आएगा ये यूनियन भी ओपन सेट होगा। अगर ये सब सेट ओपन थे तो ये प्रूव करना है। प्रूफ लें, G इज इक्वल टू सेट ऑफ An वेयर n बिलोंग्स टू I, विवृत समुच्चयों का कोई स्वेच्छ संग्रह है। स्वेच्छ में परिमित या अपरिमित होता है। तो ये अब हमने सब समझ लिया कि ये सेट का क्या मतलब है। G समुच्चयों का समुच्चय है, यानी कि समुच्चयों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ सेट्स। और इसमें जो ये समुच्चय हैं An, ये कितने होंगे, जितने I में वैल्यूज़ होंगी। n I में मान ग्रहण करेगा। अगर I परिमित समुच्चय तो ये परिमित संग्रह हो जाएगा, और अगर I कोई अपरिमित समुच्चय तो यह अपरिमित संग्रह हो जाएगा। I यहाँ सूचक समुच्चय कहलाता है। तो ये G विवृत समुच्चयों का स्वेच्छ संग्रह है, यानी इस संग्रह का हर समुच्चय अपने आप में विवृत है, ये दिया हुआ है। जहाँ I इंडेक्स सेट है। अब सिद्ध करना है कि इस संग्रह में जितने सेट्स हैं उन सब का यूनियन, यानी यूनियन ऑफ ऑल An सच दैट n बिलोंग्स टू I, यानी इसमें जितने हैं सबका यूनियन, वो समुच्चय एक बनेगा और वो भी विवृत होगा। समुच्चयों का यूनियन कैसा बनेगा, और यूनियन क्या होता है? यूनियन में ये होता है कि सारे समुच्चयों में जितने भी अवयव हैं सबको मिला के एक समुच्चय बन जाए, तो वो उन सब समुच्चयों का यूनियन कहलाता है। अगर वेन डायग्राम से यूनियन को समझें तो ये जैसे A1 सेट है, ये A2 सेट है, ये A3 है, ये A4 सेट है, ये A5 सेट है, ये 5 सेट है मान लो। तो 5 सेटों का यूनियन में क्या हो जाएगा, इन सब पाँचों में जितने भी अवयव हैं उन सब का समुच्चय। ये जो शेडेड एरिया है ये पूरा यूनियन है पाँचों सेट का। तो इस तरह से यूनियन को ओपन सेट प्रूव करना है, और हर सेट ओपन दे रखा है। सिद्ध करना है कि यूनियन ऑफ ऑल An n बिलोंग्स टू I विवृत होगा। अब विवृत समुच्चय प्रूव करने का तरीका क्या होगा? वही एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट। अगर हमें इस समुच्चय को विवृत प्रूव करना है तो हम इसका एक अवयव मान लेंगे और फिर सिद्ध करेंगे कि जो इसका अवयव मानना था वो इसका आंतरिक बिंदु भी है। तो उसके लिए हमने मान लिया कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस यूनियन। मान लिया कि अल्फ़ा इस यूनियन का अवयव है। हम जानते हैं कि जो यूनियन में होता है वो किसी न किसी एक में ज़रूर होता है। जैसे दो समुच्चयों पर बात को समझें तो अगर A और B दो समुच्चय हों और उनका यूनियन लें, और अगर अल्फ़ा इस यूनियन में है, जैसे ये A है, ये B है, और अल्फ़ा इस यूनियन में कहीं है, तो स्पष्ट है कि वो A और B में से कम एक में ज़रूर होगा। अगर यहाँ है तो A में होगा, यहाँ है तो B में होगा, यहाँ है तो दोनों में होगा। तो जो एलिमेंट यूनियन में होता है वो उन समुच्चयों में से किसी न किसी में अवश्य होता है। तो अगर अल्फ़ा यूनियन में है तो हमने क्या कहा कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू An, किसी n बिलोंग्स टू I के लिए। मतलब इस संग्रह में जितने भी समुच्चय हैं उनमें से किसी न किसी में ज़रूर होगा अल्फ़ा, अगर यूनियन में है तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू यूनियन मीन्स अल्फ़ा बिलोंग्स टू सम सेट। अल्फ़ा किसी सेट में होगा। अब अल्फ़ा जिस सेट में भी होगा हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा उसी सेट का आंतरिक बिंदु होगा। क्यों? क्योंकि हर सेट A1, A2, A3, A4, An सभी सेट विवृत दे रखे हैं। तो अल्फ़ा अगर nवें सेट में है An में और An विवृत है तो अल्फ़ा अगर इसका अवयव है तो आंतरिक बिंदु भी होगा।
क्योंकि ए एन विवृत है। यही विवृत की परिभाषा होती है, जो उसका अवयव है वो उसका आंतरिक बिंदु भी होता है। अब अल्फा जब इसका आंतरिक बिंदु है किसी एक ए एन का, तो आंतरिक बिंदु की परिभाषा लिख दें। इसका मतलब अल्फा पर केंद्रित कोई प्रतिवेश ए एन का सबसेट होगा, यानी देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा जो कि रेडियस होगी कि उतनी रेडियस का जब हम अल्फा का प्रतिवेश बनाएंगे तो ये प्रतिवेश इस ए एन का पूरी तरह से सबसेट होगा, यानी पूरी तरह से ए एन के अंदर होगा। ये अल्फा ए एन का आंतरिक बिंदु है, उसकी परिभाषा लिखी है। और जब ये प्रतिवेश ए एन का सबसेट है और ए एन यूनियन ऑफ ऑल ए एन का सबसेट होता है, यूनियन के सभी सेट सबसेट होते हैं, जैसे ए और बी का यूनियन है तो ए इस यूनियन का सबसेट होगा और बी भी इस यूनियन का सबसेट होगा। तो सारे कंपोनेंट सेट्स यूनियन के सबसेट्स होते हैं। तो दिस नेबरहुड इज ए सबसेट ऑफ ए एन एंड ए एन इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल सेट्स, देन डायरेक्टली दिस नेबरहुड इज ए सबसेट ऑफ यूनियन। तो हम यहाँ पर आ गए कि ये जो नेबरहुड बनाया है अल्फा का, ये यूनियन ऑफ ऑल सेट्स का सबसेट होगा, इस समुच्चय का सबसेट होगा। और अल्फा पर केंद्रित ये एक भी प्रतिवेश अगर इस यूनियन वाले समुच्चय का सबसेट आ गया तो इसका मतलब है कि अल्फा इस यूनियन वाले समुच्चय का आंतरिक बिंदु है। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो जो अल्फा इस यूनियन वाले सेट का एलिमेंट माना था, अब वो अल्फा यूनियन वाले सेट का इंटीरियर पॉइंट सिद्ध हो गया और यही ओपन सेट की डेफिनेशन होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल सेट्स इज ओपन सेट। कौन सा तरीका काम में लिया हमने ओपन सेट प्रूव करने का? एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट। हमने इस यूनियन वाले समुच्चय का एक अवयव माना और सिद्ध कर दिया कि जो अवयव माना गया है वो ना केवल अवयव है बल्कि आंतरिक बिंदु भी है। तो इस तरह से प्रूव हो गया। सो द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। विवृत समुच्चयों का के स्वेच्छ संग्रह का संघ भी विवृत होता है। तो ये यूनियन की थ्योरम हो गई ओपन सेट्स के लिए। जल्दी से इस थ्योरम के प्रूफ का मेन पार्ट मैं रिवाइज कर दूं। हमें बहुत सारे सेट दे रखे थे जिनकी संख्या परिमित या अपरिमित कोई भी हो सकती थी। परिमित है तो स्वेच्छ संग्रह कहलाएगा, अपरिमित है तो परिमित संग्रह कहलाएगा, अपरिमित है तो अपरिमित संग्रह कहलाएगा। और व्यापक रूप में दोनों तरह के संग्रहों को हम कहेंगे स्वेच्छ संग्रह। तो ये विभिन्न सेट थे इसमें और ये सारे सेट ओपन सेट थे और इसमें जितने सेट हैं उन सब का यूनियन उसे ओपन प्रूव करना था। यूनियन को ओपन प्रूव करने के लिए हमने तरीका काम में लिया एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट। तो हमने यूनियन का एक अवयव मान लिया। ये अवयव यूनियन में है तो किसी न किसी एक सेट में ज़रूर होगा। ये जिस सेट में भी होगा अल्फ़ा उसी का आंतरिक बिंदु हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सेट ओपन सेट दे रखे हैं। अल्फ़ा ए एन का आंतरिक बिंदु होगा तो अल्फ़ा पर केंद्रित एक प्रतिवेश ए एन का सबसेट हो जाएगा, आंतरिक बिंदु की डेफिनेशन। और ए एन सबसेट है सबके यूनियन का, तो डायरेक्टली ये प्रतिवेश सबके यूनियन का सबसेट हो जाएगा। अब ये प्रतिवेश अगर सबके यूनियन का सबसेट हो गया तो इसका मतलब अल्फ़ा इस यूनियन का भी आंतरिक बिंदु है। तो जो अल्फ़ा यूनियन का एलिमेंट बना था वो आंतरिक बिंदु हो गया। तो इस तरह से ओपन सेट्स के यूनियन की ये थ्योरम कंप्लीट हुई। आज इस वीडियो में इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो संग्रह है स्वेच्छ संग्रह, चाहे वो परिमित संग्रह हो चाहे अपरिमित संग्रह हो, इनके यूनियन की बजाय अगर ये सारे क्लोज्ड सेट होते, अभी इस थ्योरम में तो ओपन थे, क्लोज्ड सेट होते तो इनका इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ए एन, एन बिलोंग्स टू आई, इन सब समुच्चयों का इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड हो जाएगा। एक बार रिपीट करूँ मैं
अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसमें तो यह है कि कितने भी ओपन सेट्स हों उन सबके यूनियन से जो सेट बनेगा वो सेट भी ओपन होगा। और नेक्स्ट थ्योरम में हम पढ़ेंगे कितने भी क्लोज्ड सेट हों और उन सबके इंटरसेक्शन से जो सेट बनेगा वो सेट भी क्लोज्ड होगा। तो वो अगले वीडियो लेक्चर में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।